3 का लेक्चर नंबर 5 है। आपको याद होगा कि हमने लेक्चर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, जिसमें हमने कुछ मेथड्स किए थे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के लिए। उनमें से एक मेथड था जिसमें 2 कॉइल्स थी। जिस तरह आपको 2 कॉइल्स यहां पर नजर आ रही हैं, एक कॉइल उस तरफ है और एक कॉइल मेरी तरफ है। उस तरफ वाली जो कॉइल है ना, उसके साथ हम अगर एक बैटरी लगा दें और साथ एक स्विच लगा दें और साथ ही एक रियोस्टेट भी आपको नजर आ रहा है लगा हुआ, तो उस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इसी तरह ये वाली जो कॉइल है ना, जिसके साथ सिर्फ गल्वानोमीटर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब अगर मैं प्राइमरी कॉइल में स्विच को क्लोज कर दूं तो मुझे जरा बताएं करंट की क्या डायरेक्शन होगी। देखिए, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और अगर मैं करंट की इस डायरेक्शन को देखते हुए राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करूं तो मेरे पास राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक नॉर्थ पोल मेरी तरफ बन रहा है और साउथ पोल दूसरी तरफ है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या बनेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और आप गौर करें, ये जो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास कर रही है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं सेकेंडरी कॉइल के अंदर से कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है। अब मेरी बात सुने, करना हमने ये है, वो जो प्राइमरी कॉइल के साथ रियोस्टेट लगा हुआ है, अगर मैं इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को चेंज करूं तो प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा और प्राइमरी कॉइल की करंट चेंज होने से प्राइमरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी ना, उसमें भी तब्दीली आ रही है। ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अगर आप प्राइमरी करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी और अगर आप प्राइमरी करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में कमी आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड में इजाफा या कमी, ये जाहिर बात है सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी पास कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर जाहिर बात है फैराडेज लॉ के मुताबिक एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाना चाहिए। यस, और इसी इंड्यूस्ड करंट की वजह से आप गौर करें, गल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन पैदा हो रही है। यानी हम कह सकते हैं एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करने से साथ पड़ी हुई कॉइल, जिसका नाम हमने सेकेंडरी कॉइल रखा है, उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन और यही आज का हमारा टॉपिक है। हम म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल induces an EMF in other coil। और वो जो दूसरे वाली कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल के साथ पड़ी होनी चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस कॉइल के अंदर से भी कोई ना कोई पास करे। तो ये तो था म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन। अब हम असल में सेकेंडरी कॉइल के अंदर से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमें मिल रही है ना, उसको हमने यहां पर कैलकुलेट करना है। ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है, ये फैराडेज लॉ की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, फैराडेज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू माइनस n टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल। तो अगर मैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है उसे ES से जाहिर करूं तो मेरे पास ये रिलेशन बन जाएगा माइनस NS डेल्टा फाई S डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसमें NS पता क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, इसी तरह डेल्टा फाई S का मतलब है चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं थोड़ा प्राइमरी कॉइल की तरफ। फर्ज कर लें ये जो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना, इसको नाम दे देते IP। सेकेंडरी कॉइल के अंदर से अगर एक टर्न के फ्लक्स को मैं फाई S का नाम दे दूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो NS है, तो टोटल फ्लक्स जो सेकेंडरी के अंदर से पास कर रहा है वो हो जाएगा NS फाई S।
और आप गौर करें, ये सारा का सारा फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं NS/S is directly proportional to IP, where IP is the current in primary coil. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म कर देंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, जिसको इस टॉपिक में कैपिटल M से जाहिर किया जाता है। और ये जो कैपिटल M है ना, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम फॉर्मूला की मदद से फाइंड भी कर सकते हैं। अगर आप गौर करें, NS/S के नीचे अगर मैं IP को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला बन गया। अब आप गौर करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूला में राइट हैंड साइड पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल नजर आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी नजर आ रहा है, करंट इन प्राइमरी भी नजर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जो कांस्टेंट है, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो म्यूचुअल का जो वर्ड है, इसका मतलब है बाहमी, यानी ये दोनों कॉइल्स पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक कॉइल पे डिपेंड नहीं कर रहा। हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है दोनों कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स पे। प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स को हम NP कह देते हैं, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स को NS कह दिए। इसी तरह ये दोनों कॉइल्स के फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि ये प्राइमरी के करंट पे डिपेंड कर रहा है। एक और चीज, अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर कोर के तौर पे कोई ना कोई मटेरियल रखा हुआ है ना, यानी कोई सिलेंडर रखा हुआ है, तो फिर उस पे भी ये डिपेंड करेगा। यानी चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। आप गौर करें, एक रिलेशन हम बना चुके हैं, NS/S इज इक्वल टू MIP। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 थी ना, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 हम कह देते हैं, और ऊपर वाली इक्वेशन 1 को जरा दोबारा लिखें, ES इज इक्वल टू -NS डेल्टा फाई S। ऐसा करें, ये जो NS है यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई तब्दीली हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है मैं NS को डेल्टा के आगे भी लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, इक्वेशन नंबर 2 से NS/S, इसकी जगह मैं M इंटू IP लिख सकता हूं। तो मेरे पास ES यानी इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल का फॉर्मूला आ गया, माइनस डेल्टा M इंटू IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अगेन ये जो कैपिटल M है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी मैं डेल्टा से बाहर लिख लेता हूं। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास आ जाएगा ES इज इक्वल टू माइनस M इंटू डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अगर मैं कांस्टेंट को ना लिखूं तो मैं कह सकता हूं इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। इस लॉन्ग क्वेश्चन में यही रिलेशन है जो हमने प्रूव करना होता है। और यहां भी वही बात समझ आ रही है कि जितना तेजी से प्राइमरी में करंट को चेंज करेंगे, उतना ही ज्यादा सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF आएगा। तो ये तो हमारा रिलेशन हो गया, फाइनल रिलेशन। इसको आप वो जो ऊपर इक्वेशन आई है, ES इज इक्वल टू माइनस M डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। अब आ जाए म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन पे। अब गौर करें, अगर मैं इसी रिलेशन से म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन बनाना चाहूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास आ जाएगा ES डिवाइडेड बाय, नीचे एक रेशो आ जाएगी, डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T। नेगेटिव साइन को यहां पे नहीं लिखते क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF है ना, ये प्राइमरी में जो करंट की तब्दीली हो रही है ना, उसको अपोज करेगा। और ये चीज तो हम लेंज़ेस लॉ में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर चूंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन लिख सकता हूं ES डिवाइडेड बाय डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब गौर करें, अगर मैं नीचे जो रेशो है इसको 1 कंसिडर कर लूं, ऊपर यूनिट क्या आएगा देखें, 1 एम्पेयर पर सेकेंड। ये जो डेल्टा IP ओवर डेल्टा T है ना, इसको मैं 1 फर्ज कर लेता हूं। तो ऊपर ES की जो भी वैल्यू है ना, उसको हम नाम देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस।
So mutual inductance is the amount of induced EMF in secondary coil due to 1 ampere per second rate of change of current in primary coil. This is the definition of mutual inductance. एक और बात ध्यान में रखनी है, म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों में डिफरेंस है। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना का नाम है और म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट का नाम है। कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन में इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो यह भी आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के एसआई यूनिट की तरफ। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट है ना, वो एक साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया जिसका नाम था हेनरी। सो हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर नीचे करंट में आपने तब्दीली की है 1 एम्पेयर पर सेकेंड और जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई है अगर ये भी 1 वोल्ट हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दिस इज 1 हेनरी। सो 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स इफ 1 ampere per second rate of change of current in one coil induces an EMF of 1 volt in the second coil. ये था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हेनरी। शॉर्ट क्वेश्चन में कई दफा ये भी पूछ लेता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करें और इसके एसआई यूनिट को भी डिफाइन करें, तो फिर आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि इसका एसआई यूनिट हेनरी है, उसको डिफाइन भी करना है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।